अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। दुबई इस वक्त बना हुआ है जनाब पाकिस्तान की सियासत का मरकज़, कभी लंदन तो कभी दुबई, लेकिन ये अहम फैसले होने जा रहे हैं दुबई में क्योंकि हो रही हैं यहाँ पर अहम शख्सियात की अहम तरीन मुलाकातें। पहले से मौजूद थे यहाँ पर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, और अब पहुँचे हैं जरदारी साहब भी यहाँ पर, और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दुबई में होने जा रही हैं अहम मुलाकातें, और एजेंडा वही है कि आइंदा इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत कैसी होगी, और इलेक्शन में किस जमात की क्या हिकमत अमली होगी, सियासी मुखालिफिन का मामला कैसे तय करना है। तो यही वो चंद अहम बुनियादी सवालात हैं जिनके इर्द गिर्द मुलाकातें और फैसले होंगे। तो बड़ी अहम ये मुलाकातें हैं जो दुबई में होने जा रही हैं, क्या ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात होगी मियाँ साहब की वापसी के हवाले से। कल भी हमने गुफ्तगू की थी प्रोग्राम में, और आज इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि बाकायदा कानूनी रुकावटों को दूर करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और 5 साल की जो नाअहली की मुद्दत है वो अब मुकर्रर कर दी गई है एक अमेंडमेंट के ज़रिए इलेक्शन एक्ट में। और उससे ये नज़र आ रहा है कि शायद मियाँ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार देने के सिलसिले में जो कानूनी रुकावटें उनको दूर करने के सिलसिले का आगाज़ हो गया। इसके साथ साथ क्या मज़ीद उनकी रुकावटें हैं जो दूर की जाएंगी, उस पर भी बात होगी। और फिर आगे चलकर बात करेंगे हम IMF डील के हवाले से, क्या ये डील अब बिल्कुल करीब है, और अगर करीब है तो जो इतनी सख्त तरीन शराइत पाकिस्तान ने मान ली है IMF की, उसके क्या असरात होने जा रहे हैं। और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है PTI ने इसहाक डार साहब से, तो क्या ये एक सीरियस मुतालबा है और क्या इससे वाकई कोई इकॉनमी बेहतर हो सकती है। आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत रहेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब से ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। तमाम पाकिस्तानी सियासत के जो बड़े अकाबरीन हैं वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की भी मुलाकात होने जा रही है, तो क्या खबरें हैं, वाकफान हाल दे रहे, किन एजेंडों के ऊपर बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं जो इस मुलाकात जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और कभी इम्कान है इस बात का कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मरियम नवाज साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये चारों जो साहिबान हैं, ये चारों की एक मीटिंग वहाँ पे होगी। बल्कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि एक से ज़ायद मीटिंग्स भी हो सकती हैं, और उसका एजेंडा सीधा सा है। दो चीज़ें हैं इस एजेंडे पे, और वो एजेंडे में दो चीज़ें हैं। वो एक ही है कि इलेक्शन जो है वो उसका लाहेअमल क्या होगा, और दूसरा कि निगरान हुकूमत की जो तश्कील है उसको क्या तरीक़ाकार होगा, उसमें कौन से लोग शामिल होंगे, किस तरह से होगा। क्योंकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो हैं वो तो आपको पता ही है कि वो तो इनके साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे। तो जो चीज़ें इस मीटिंग में तय होंगी वही समझे कि राजा रियाज साहब का भी। मोहसिन बेग साहब का बड़ा लोग नाम ले रहे हैं कि वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, नजम सेठी साहब कैंडिडेट हैं। आपको लग रहा है कि कोई टफ मुकाबला है साफियों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी के बारे में कोई ये तो नहीं कह सकता कि कौन कितना बड़ा साफ़ी है और कितना बड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे साफ़ी ऐसे भी हैं साहिबान जो शायद टाइटल के लिए तो ज़रूर साफ़ी होते हैं, लेकिन असल में उनका काम सहाफ़त नहीं होता, बहुत कुछ दूसरे काम वो करते हैं। तो मोहसिन बेग साहब हों या नजम सेठी साहब हों या कोई भी हो, जिसका पूरा निकलेगा वो ज़रूर बने, और हम तो चाहेंगे कि जो भी बने, अगर सहाफ़ी कम्यूनिटी में से बनता है तो अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी, क्योंकि शायद उस तरह से साफ़ियों के मसाइल हल हो सकें, साफ़ियों की मुश्किलात में कुछ कमी हो सके। ये तो वैसे मुझे लगता है कोई ख़ाबी है, क्योंकि माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर भी जो इस वक्त हैं वो एक खुद ज़ाहिर है साफ़ी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, आप ये देखें कि उस तरह तो शायद पंजाब में पिछले 4.25 साल जो वसीम अकरम प्लस थे, उन्होंने पूरे 4 साल में वो काम नहीं किया जो इन्होंने अपने मुख्तसर तरीन अरसे में जिस स्पीड के साथ ये काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो ज़रूर करे। आपको उनको तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ हो सकता है चीज़ों से, लेकिन अवामी इशूज़ पे, हेल्थ पे, पुलिसिंग पे, आपने साफियों के कॉन्टेक्स्ट में बात की, मैंने इसलिए बात की थी। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। दुबई बड़ा अहम हो गया सर जी, और बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, तो क्या ये दोनों आपस में तय करने वाले हैं, क्या कोई नया चार्टर साइन होने वाला है दोनों जमातों के दरमियान, कितनी अहम मुलाकात है ये मुलाकातें ज़ाहिर है सियासी एतबार से तो अहम होंगी,
लेकिन फैसले जो हैं तो जिन्होंने करने हैं वो उन्होंने करने हैं। ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल जमातों की उसमें नहीं होती से क्या होना है क्या नहीं होना है। जो लीडर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आने हैं फॉर्मेलिटीज़ तय होंगी। अब एजेंडा क्योंकि मुलाकात का अभी तक कोई अनाउंस तो हुआ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का तो कल इमरान साहब ने इस प्रोग्राम में ख़बर दी थी कि शायद उनकी वापसी की जो है वो की जा रही है। तो अभी मुझे लगता है कि इलेक्शंस का होने ना होने का भी जो इम्कानात हैं वो इस जो नेक्स्ट ईद के बाद वाला महीना है उसमें ही पता चलेगा कि क्या इलेक्शन होने हैं या एक्सटेंशन होनी है, क्या मामलात होने हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है अभी बड़ी हेजी सिचुएशन है, धुंध छाई हुई है। तो वो मामलात क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है, उन्होंने तो इसका बहुत अदा भी किया है और इजहार भी किया है। उन्होंने तो पार्लिमानी बोर्ड भी बना दिया सर अपना, चाहते हैं टिकट्स देने के लिए बोर्ड भी बना दिया। वो तो उनका तो जो बोर्ड है वो तो बना, मतलब क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी को बहुत सारे हलकों में तो उम्मीदवार भी नहीं है। तो वो तो एक खैर पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करते हैं और बेहतर करते हैं काफ़ी सारी जमातों से। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं वो बहुत उससे में मैच्योर जमात है, पुरानी जमात है। अभी नून लीग का मामला जो है वो अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके केसेस पे अटका हुआ है, वो अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं आए हैं। और अभी इन मुलाकातों में क्योंकि मरियम नवाज शरीफ भी हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो उनका भी एक डिसाइड होना है कि वो वापसी पे क्या पार्लिमानी बोर्ड होगा, क्या टिकटें दी जाएंगी, क्या उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या मामलात होंगे। तो अभी तक जो मामलात हैं क्योंकि वो अंदाज़ों पे हैं और इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी आएगी आने वाले दिनों में और इम्पॉर्टेंट दिन है। बाकी मामला जो हैं वो पाकिस्तान में ही तय होने हैं, जिन्होंने तय करने हैं उन्होंने ही करने हैं। इमरान साहब ये कन्विंस कर सकते हैं पीपल्स पार्टी, अगर अभी तक पीएमएलएन कन्विंस नहीं है कि इलेक्शन में तो इन एनी केस जाना ही है, तो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कन्विंस करेंगे? मुस्लिम लीग नॉन कन्विंस्ड है इलेक्शन में अब जाने पे, अब रेडी हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं हमेशा आपसे ये बात करता था, यहाँ इस प्रोग्राम में भी बात करता था कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब उन्हें इलेक्शन का यकीन हो जाएगा। तो अब जो सूरत हाल है वो उसमें उन्हें यकीन है कि अब इलेक्शन होने हैं। और उसकी दूसरी बात आपको बता दूं, आज जो कानून साजी भी हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो इस आज का जो मामला है उसका क्या नतीजा निकलता है। आज वाले मामले का नतीजा ये निकलता है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अमलन उनकी जो नाअहली है ताक़ियात वो समझे कि आज ख़त्म हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह कि आज कौमी असम्बली ने कानून तो पास किया है, ये कानून अब जाना है सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हज पे गए हुए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कैसे खत्म हो जाएगी? सादिक संजरानी मैं बता रहा हूँ ना, सादिक संजरानी साहब जो हैं वो सदर का ओहदा संभाले हुए हैं, वो उस पर फौरी तौर पे साइन कर देंगे। जब वो साइन करेंगे तो मामला अदालत में उसको जाएगा, तो आप समझिए कि वो फिर अदालत उसको उस तरह से रोक नहीं सकती। लिहाजा अब ये जो मामला है वो जहांगीर तरीन साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनका मामला ये तो आप हल समझे। दूसरी बात ये, मैं तो ज़ाती तौर पे वैसे भी किसी को भी ताक़ियात नाअहल करने के फैसले के वैसे भी खिलाफ हूँ। इसका फ़ायदा चेयरमैन पीटीआई को भी होगा कि वो भी, उन पर भी जो तलवार लटक रही है नाअहल होने की, अगर वो भी नाअहल होते हैं किसी मामला किसी भी मुकदमे में, तो वो भी फिर उसी टेन्योर के लिए होंगे, ताक़ियात वो भी नहीं होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो साबित कर रही हैं, शो कर रही हैं। लेकिन मैं इस पे जरा एक कानूनी राय भी ले लूँ चौधरी साहब की, कि चौधरी साहब कानून तो अब ये हो रहा है कि जनाब 5 साल के लिए होगी मैक्सिमम मुद्दत नाअहली की, तो क्या जो पहले लोग हो चुके हैं 62 1F के तहत नाअहल, उन पर भी इस कानून का इत्तलाक हो जाएगा, वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे? और फिर क्या इसको जो एक आईनी अमेंडमेंट थी उसको एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके चेंज किया गया है, तो ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि आधी सी असम्बली है और जो दिल चाह रहा है वो कानून साजियां करती चली जा रही है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो यही सवाल आएगा ना जो तशरीह तलब है, कि जो आईन पाकिस्तान के तहत जो नाअहली होती है, क्या उस पर इलेक्शन एक्ट की जो मुद्दत है
वो अप्लाई होगी, क्योंकि इलेक्शन के तहत जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत जो नाअहली होगी वो तो समझ में आती है कि अगर ये शिक वहाँ पे अप्लाई की जाए तो वहाँ पे 5 साल की मुद्दत जो है ये होनी में हो जाएगी, चले क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए होगी। लेकिन 62(1)(f) क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है, अगर कोई उसके तहत जो नाअहल हुआ है क्या वो इस शिक का फायदा उठा सकेगा? तो इसमें इसका मतलब है कि अभी कानूनी राय की जरूरत है, ये इतना सिंपल नहीं है कि ऐसा हो गया तो लिहाजा ये हो जाएगी। है ना जी, क्योंकि ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है ना। राइट चौधरी साहब, मैं इस पर आपकी और भी ले लेती हूँ सर राय। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट। इस वक्त जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से लाइन पर हैं, तो मैं उनको ज़रूर वेलकम कर लूँ। हिलाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हिलाल साहब ये तो बड़ी अहम कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कशन में आज डिस्कस कर रहे हैं। दुबई में भी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। डू यू थिंक सर इलेक्शन अपने टाइम पर होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ भी इलेक्शन से पहले आ जाएंगे पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है आपको? जब आप कहती हैं टाइम पे होने वाले हैं, क्या टाइम, आपका क्या टाइम फ्रेम है? कौमी असेंबली का तो सर जो ड्यू डेट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, सूबों के तो लेट हो चुके हैं। यू आर राइट। तो जब एक दफे लेट हो चुका है और इस वक्त कोई ऑपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में, और दूसरा ऑपोजिशन जो है वो बहुत कमजोर है, ना वो ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, तो टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ये है कि ये पीडीएम और द पी मिल के फैसला क्या करते हैं। देखिए टर्म तो उनका खत्म हो जाता है अगस्त में ना, अगस्त में 5 साल का टर्म पीटीआई का खत्म हो जाता है, और नया केयरटेकर भी अगर आप अपॉइंट कर दें, कौन सा कानून है जो कहता है कि इलेक्शन 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने में करना है? एक कानून था, उसको तो उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो क्या आप हम कौन कह सकता है कि वो दूसरा जो है वो फिर डेफिनेटली फॉलो होगा? सही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा कि पीडीएम जो है उनकी लीडरशिप, मिसाल के तौर पे जो हमारे मौलाना साहब हैं, वो तो कहते हैं 1.5 साल तक ना हो, जब तक इकोनॉमी जो है ठीक ना हो, देयर इज नो नीड टू हैव इलेक्शंस। और दूसरे जो हैं वो पीपीपी जरूर चाहता है, नेशनल अवामी पार्टी चाहती है, मगर मेरे ख्याल में नून को जो इस वक्त कोई खास जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि 1-2 साल तक चले, इकोनॉमी जब ठीक हो तो फिर उनके लिए भी अच्छा होगा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ बड़ा कंफ्यूजन है, एंड इट इज बाय नो मीन सर्टन कि एक डेट है जिस पर सब लोग ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन आपको हिलाल साहब क्या नजर आ रहा है? पीपल्स पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि कन्विंस्ड है कि इलेक्शन होने चाहिए, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आज वहाँ मुलाकात भी हो रही है दुबई में, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि अब इनके पास वो ऑब्जेक्शन भी खत्म हो जाएगा ना कि जी एक साथ करवाने हैं, वो तो जाहिर है जब कौमी असेंबली भी खत्म हो जाएगी उसका टेन्योर, दैट मीन्स कि फिर सबके साथ होने चाहिए, उसको डिले करना इतना आसान होगा? मैं कहता हूँ डिले करना मुश्किल क्यों होगा? कौन सा ऑपोजिशन है, कौन सा पार्टी है? आखिर नेशनल असेंबली में तो ऑपोजिशन है ही नहीं ना। दूसरा तो इट्स ऑल खत्म, वो तो डिसॉल्व हो गया है। तो किधर से आपको प्रेशर आ रहा है इन पे इलेक्शन जल्दी करना या नहीं करना या देर से करना? ये इसलिए कि जरदारी चाहता है, इसका मतलब तो नहीं है कि सब लोग मान जाएंगे। मेरा ख्याल है बड़ा अनसर्टेन है ये कहना कि हैव टू हैपन, नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें तो इट हैड टू हैपन, मगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आपको पता है, सबको पता है, देख लिया हमने कि फॉलो नहीं फॉलो कर, तो अभी इसमें कंफ्यूजन आपको नजर आ रही है। और मियां साहब के बारे में क्या ख्याल है हिलाली साहब? मियां नवाज शरीफ के लिए आपको लग रहा है कि वापसी अब करीब है, वो आ जाएंगे वतन वापस, कुछ उनके लिए भी कानूनी रास्ते खुल जाएंगे? नवाज शरीफ वापस आ जाता अगर शहबाज शरीफ दार के तरह उनको बताता कि हाँ तुम आ जाओ, इट इज सेफ। मगर शहबाज शरीफ ने अभी तक, मुझे तो नहीं पता है कि, वरना मैं सुना हूँ कि उन्होंने अपने भाई को कहा है कि हाँ 100% सर्टेनिटी है, तुम आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और पहले दिन से तुम्हें फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मानने लोग लग जाएंगे। तो दार को उन्होंने एक एश्योरेंस दी थी, मगर इनको अभी तक
मैं नहीं समझता हूँ उन्होंने दिया है। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो 5 साल का ये जो हुआ है, ये तो कमाल की बात है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो 5 साल का लिखा ही नहीं था। और जब आप 5 साल के लिए लिखते नहीं है और कुछ नहीं लिखते हैं और कहते हैं सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन, वो इसलिए आप लिखते हैं कि जब एक प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाता है फ्रॉड करते हुए, झूठ बोलते हुए या चोरी करते हुए, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हैज टू बी फॉर लाइफ। एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अगर वो चोरी करता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर रहा है, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं भाई? 4 साल के बाद वो सादिक और रमीम हो जाता है या 5 साल के बाद लेकिन हिलाली साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर वही सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें सादिक और रमीम डिक्लेयर कर दे और वो कह दे कि वो उस वक्त फैसला गलत था, अब ये ठीक है, तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट दूसरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर गलत करता है तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये और डिक्लेयर करता है तो ये इस वक्त तो वो लॉर बनाते हैं। आई मीन वो एक इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं अपना कि नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि लॉ के साथ जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इयर्स खेलते रहते हैं तो एक दिन आएगा कि मर्डर इज नॉट अ क्राइम। ये क्या ये हो सकता है? हो सकता है। मर्डर टर्न्स इनटू मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर टर्न्स इनटू अ पार्डनेबल क्राइम। तो मैं समझता हूँ कि चलिए हो गया है मानने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वी शुड ओबे, मगर ये ऐसे मसलों पे मेरे ख्याल में एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि रेफरेंडम भी हो सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क कि जब प्राइम मिनिस्टर कन्विक्ट होता है कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर लाइफ, फॉर 5 years और 1 year और 10 years, आई डोंट नो। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहरहाल, अगर आप समझते हैं फैसला हो गया है और लीगली हुआ है तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारे लोग मानते हैं तो ठीक है। और आपका ये इस तरफ क्या ख्याल है हिलाली साहब, चेयरमैन पीटीआई आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे होंगे इलेक्शन में? चेयरमैन पीटीआई इज आउट। मैं तो ख्याल है कि हम अस्यूम कर रहे हैं कि उनका और उनका पार्टी का निग्लेजिबल इफेक्ट हो रहा है इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन पे। पार्टी तो खत्म हो गई है और अगर 2018 में नवाज शरीफ इन प्रिजन थे, फिर इलेक्शन हुआ, तो कौन कह सकता है कि 2023 या 24 जो भी हो, 24 जो भी हो, अगर कौन कह सकता है कि जो इनके जो पीटीआई का जो चेयरमैन है वो नहीं होगा जेल में? वो भी हो सकता है और फिर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द पावर्स दैट बी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो। उनको पता होना चाहिए कौन जीतेगा, किस किस्म का कोalition होगा, कब तक चलेगा, स्टेबल होगा। ये सब चीजें पहले इलेक्शन से पता करना चाहिए, पता उनको चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप इलेक्शन करके क्या और इंस्टेबिलिटी जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो एवरीथिंग मस्ट बी नोन, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। ठीक है लाल साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें। लाल साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। इस बात पर तो तकरीबन इमरान साहब सबका कंसेंसस है कि जब तक कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती उस वक्त तक इलेक्शन अनसर्टन ही कहे जाएंगे, भले इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाए जो भी। लेकिन जो अभी हिलाली साहब भी बात कर रहे थे, आपको अब नज़र आ रहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई का मामला है अब वो आगे ईद के बाद उसमें कोई तेज़ी आएगी और हमें नज़र आएगा कि कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो बड़े दिनों से जिस पे बात की जा रही है, डराया भी जा रहा है। देखिए बात सीधी सी है कि अल्टीमेटली तो ये चीज़ें होनी हैं। अल्टीमेटली ये तो नहीं है कि आप कारकुनों को पकड़ लें और उसके बाद आप उनको तो उनकी ज़मानतें भी ना हों, वो जेलों में रहें और जो चेयरमैन हैं वो खुद अपने घर में रहें, वो गिरफ्तार भी ना, उनको सज़ा भी ना। अल्टीमेटली ये सब कुछ होगा। लिहाजा जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उस वक्त तो आप देखेंगे कि ईद के बाद और इलेक्शन से पहले आपको ये सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसके बगैर तो अब चारा नहीं है, ये तो करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह है ना। ये तो चौधरी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमरान साहब के रिमार्क्स हैं, वैसे करना पड़ेगा नहीं, उसकी वजह ना, मैं क्यों कह रहा हूँ करना पड़ेगा, जब आप एक पूरा एक चौधरी साहब माशाल्लाह माहिर कानून है, मंजे हुए वकील हैं, ये बताएंगे जब पूरा आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो फिर आपको उसको उस पर कुछ ना कुछ मंतकी इंजाम तक पहुंचाना पड़ता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सारी ये चीज़ें करें, एक केस पेश करें, एक केस बनाएं और उसके बाद सारे सबूत पेश करें और फिर एकदम से आप कह दें ये बेगुनाह है। ये सारी चीज, इसलिए ये तो सब कुछ अब होगा। चौधरी साहब, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं, तेजी आने वाली है आफ्टर ईद, ये जो पीटीआई के खिलाफ एक हमें क्रैकडाउन भी नजर आ रहा है, और अभी तक चलें चेयरमैन साहब थोड़ा सा लिवरेज में थे, उन्हें बेल भी मिल जाती रही है, तो आगे अब ये सहूलतें खत्म हो जाएंगी? देखिए, जाहिर है हुकूमत की कोशिश ये होगी कि असेंबली डिज़ोल्व करने से पहले वो अपने जो अहदाफ हैं, और जिसमें ये एक प्राइम हदफ है चेयरमैन पीटीआई को जो है वो वहाँ पे उनके मुकदमात में तेज़ी लाना, उनको गिरफ़्तार करना और उनको जेल भेजना। अब इस बात के ऊपर जो है वो तेज़ी लाना चाहेंगे, और मेरा ख्याल में केसेस के ऊपर जो है वो उनको कंक्लूड भी करना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि जो अब गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, क्या उसमें कोर्ट जो है वो बाकी केसेस की तरह इनको ट्रीट करेगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, तो वो भी एक कोई सवालिया निशान तो होगा। लेकिन अब ये सारे मामला जो हैं ये ईद के बाद इनमें तेज़ी आने का इम्कान तो नज़र आता है। चलें जी, इमरान साहब इस सेगमेंट को मेरा ख्याल है यहीं कंक्लूड करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर हम ब्रेक से जब वापस आएँ फिर हम फर्दर बात करेंगे कि कुछ इकॉनमी की सूरत हाल के हवाले से भी, कि जनाब यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ IMF का मुआहदा भी, अब ख़बरें आ रही हैं कि शायद कोई करीब शरीब है। तो ये क्या सिर्फ पहले की तरह जैसे बार बार कहा जा रहा था कि होने वाला लेकिन हुआ नहीं था, तो क्या ऐसी ही सूरत हाल होगी या फिर कुछ बेहतरी होने की उम्मीद भी हो सकती है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने ही है। जिस तरह से बजट तो मंजूर हो गया है लेकिन उसमें कई तरमीम भी कर दी गई हैं बड़ी ख़तरनाक किस्म की, और पेंशन की भी जो मैक्सिमम मुद्दत है वो उन्होंने 10 साल कर दी है। फिर इसी तरह से मज़ीद लेवी टैक्स जो है वो 60 रुपये तक कर दिया गया, यानी 10 रुपये मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से कुछ जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि जी उनके ही सैलरीज़ पे मज़ीद ज़्यादा कट्स लगेंगे, यानी टैक्स बढ़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल अपनी जगह, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, इस पर बात होगी। आज हमारे साथ ख़ास तौर पर मौजूद रहेंगे जी आबिद सुलैरी साहब, जो कि मईशत दान है बेहतरीन, और हमें इस बारे में मज़ीद रहनुमाई देंगे। सुलैरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर IMF बिल्कुल अब हमें लग रहा है कि उसने तैयारी कर ली है चाकू छुरियाँ लेके, बिल्कुल सारी शराइत तो मान ली गई हैं, तो क्या अब IMF मान जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF ने चाकू छुरियाँ नहीं ली, बल्कि हुकूमत जो है अभी तक कह रही थी कि उन्होंने तमाम शराइत पूरी कर दी। तो जो चंद रोज पहले जो स्टेट बैंक का सर्कुलर आया इम्पोर्ट PLC की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म करने का, और आज जो तरमीमी बजट पेश हुआ, तो इसका मतलब है कि IMF की तमाम शराइत अभी पूरी नहीं हुई थी। तो एक तो ये चीज़, अब हुकूमत के पास चॉइस थी। जाहिर है कि एक तरफ तो क्रिटिसाइज उसको किया जा सकता है कि महंगाई बढ़ के सारा कुछ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा ना होता और अभी भी जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको चूज करना हो कि क्या आप एक ऐसा मुल्क देखना चाह रहे हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल जीरो होगी, या आप एक थोड़ी सी महंगाई, तो जाहिर है कि उसमें हुकूमत जो है वो महंगाई को प्रेफर करेगी और यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन अभी भी जो चीज़ की जा सकती थी, बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल तनख्वाहदार तबके पे ही टैक्स का बोझ लाते जाएं, अभी भी वो जो एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स है, या रियल स्टेट पे बिल्डर्स पे जो इनकम टैक्स है, या सर्विसेज पे इनकम टैक्स, इस तरह के और जो टैक्सेस हैं जो कि लग सकते थे। जब अखराजात कम करने की बात हुई
तो उसमें अभी भी वो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए या उनको रिवाइव किया जाना चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। लेकिन जाहिर है कि वो एक रात में ना हो पाता और शायद IMF जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करती। अभी भी वो तो फिर से हमने यही देखा है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया गया, टैक्स रेट ही बढ़ा रहे। सुरेश साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर इमरान साहब से यहाँ पे पूछूंगी। इमरान साहब, इसका मतलब है जो काम इसहाक डार नहीं कर सके, क्या वो शहबाज शरीफ साहब ने कर लिया? क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा 3 मुलाकातें हुई हैं IMF की MD के साथ उनकी, और फाइनली फिर अब लग रहा है कि करीब है मुआहदा। देखिए स्मीना, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, एक बात तो है कि उन पेरिस में उन 3 मुलाकातों में उन्हें किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक कायल कर लिया है, और ये जो उनसे कहा है कि जी ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो टीम है, उनकी जो कोर टीम है, उसके साथ फ्रांस जाने से पहले एक मीटिंग की थी, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली इस मीटिंग में वो ये सारे मामला, ना सिर्फ ये कि वो सेक्रेटरी ख़जाना से, गवर्नर स्टेट बैंक से और मुतल्लिका लोगों से, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ भी उस मीटिंग में शामिल थे, उन सब लोगों से तफसीली डिस्कस करके गए थे। बल्कि वो यहाँ से तय करके गए थे कि क्योंकि हमने चंद ही हफ्तों के बाद 10वें प्रोग्राम के लिए जाना है, तो लिहाजा उसमें हम उतनी देर तक नहीं जा सकते हमारा, अगर ये एंड अच्छा नहीं होगा। तो उस अच्छे नोट पे ये सारे मामला करने के लिए ये कड़वी गोली जो है निगलनी इस वक्त बड़ी ज़रूरी थी। इसी पस मंज़र में उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं IMF की, उनसे ये तीनों मीटिंग्स की हैं, और उनको उस मीटिंग में हमारी इतलात के मुताबिक ये भी मामला डिस्कस हुआ है कि ये आप ख़त्म करें ये मामला, तो फिर हम अगले प्रोग्राम में जा सकते हैं और हम तमाम वो जो आपकी शरायतें उनको पूरा करेंगे, लेकिन आप हमें जो है उसके बदले में ये है कि हमारे साथ भी हमें फैसिलिटेट करें और हमारे मसाइल हल करने में हमारी मदद करें। तो सुलेही साहब, आप भी ये समझते हैं कि अब IMF का मुआहदा बिल्कुल करीब है और अब वाकई डील हो जाएगी? अभी ये डिपेंड करता है कि वो जो फाइनेंशियल इंश्योरेंस और दोस्त ममालिक से इमदाद, उस पर IMF का क्या स्टैंड है। चूँकि जब तक आपके दोस्त ममालिक का जो $2 बिलियन का शॉर्टफॉल था, क्या हुकूमत का कोई ऐसी बातचीत हुई कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, लिहाजा $4 बिलियन पे ही मुआहदा लॉक हो जाएगा, या वो अभी भी कह रहे हैं कि 2 बिलियन और चाहिए? वहाँ पे जो गल्फ के कुछ हुक्मरानों से जो मुलाकात रही कि पेरिस में, या कुछ एश्योरेंस वहाँ से मिल गई, तो कुछ चीज़ें जो है वो आइंदा आने वाले 1 आध रोज़ में, या हो सकता है कि कल वो अनफोल्ड हो जाए। लेकिन ये जो इतना रैपिडली, आपको याद होगा कि पिछले की रात को तकरीबन 12-1 बजे स्टेट बैंक का सर्कुलर आया था, फिर जो बजट के नंबर जो रिवाइज हुए, तो इसका मतलब तो यही है कि हुकूमत कोशिश कर रही है और काफ़ी सीरियस लग रही है IMF के वो रिस्टोर करने के लिए मुआहदे को। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर IMF साहब, अगर ये सारा कुछ करना था और IMF की बात जो है अब इस लेटर स्टेज के ऊपर इन्होंने जाके ये सारा मामला किया है, तो इससे बीच में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। FDI भी बहुत कम हो गई है, हमारा फाइनेंस फ्लो भी आउटवर्ड ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है सारे इकोनॉमिक फिगर्स। तो क्या ये बेहतर ना होता कि ये जब आते थे तो आए थे तो उसी वक्त ये सारा काम कर लेते? अभी भी ये कड़वी गोली तो निगलनी पड़ेगी, अभी मज़ीद बल्कि कड़वी गोलियाँ और भी निगलनी पड़ेंगी। अगर ये सारा कुछ टाइम पे हो जाता, बल्कि आवुड आर्गू के अगर ये अगस्त सितंबर में ये चीज़ें कर ली जाती, तो आज रुपया जो है उसकी कद्र ये 220-230 रुपए पर डॉलर होती है, 300 रुपए को टच ना कर रहा होता या 300 से ऊपर ना निकलता। मेरा ख्याल है कि जो प्लान A, प्लान B, प्लान C की बातें जो हो रही थी, तो उसमें फिर हुकूमत को बड़ा क्लियर आइडिया हो गया कि वो जो प्लान B था, जैसा कि आपके बजट ट्रांसमिशन में भी गालबन मैंने बताया था कि प्लान B मैक्सिमम 30 जून तक हुकूमत को लेके जा सकेगा। 30 जून के बाद प्लान B काम नहीं करेगा, क्योंकि जब केयर टेकर आ जाते हैं और उसके बाद इलेक्शंस में चले जाते हैं, तो अगली IMF प्रोग्राम हासिल करने तक बहुत देर हो चुकी होगी। जाहिर है कि हमें मालूम है अभी 31 दिसंबर तक तकरीबन $10.5 बिलियन जो है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक के महीने में चाहिए। तो अब अगर वो रोल ओवर वगैरह करके $4 बिलियन तक का जो मामला है, वो आप उसको फर्स्ट क्वार्टर तक तो लेके जा सकते थे, सितंबर तक। सितंबर के बाद एब्सोल्युटली ज़रूरी हो जाता पाकिस्तान को कि
अपने लैंडर्स को वो कहता है कि डेट शेड्यूलिंग की तरफ जाएं या डेट स्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं, और यही वो वजूहात है जिनकी वजह से हम ग्लैड के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो सलारी साहब, ये जो नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्टेड आएगी, क्या आपका ख्याल है कि उनके पास इतना वक्त होगा? और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का एक जेन्युइन इशू भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकी। जिस किस्म का बजट इस वक्त आया है रिवाइज होके, इसमें तो जो हुकूमत जो मौजूदा है वो जाएगी तो उसको तो फेस करना पड़ेगा इसका ब्लंट। और जो बाद में आने वाली हुकूमतें, क्योंकि मज़ा चाहता हूँ मैं टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जब तक ये जो बड़ी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉस पे चल रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे डिपार्टमेंट, अगर वो सर्विसेज डिपार्टमेंट जब तक वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे तो आई डोंट सी कि ये चीज़ जो है रिवाइव हो सकेगी। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं जरदारी साहब को फॉलो कर रहा था लाहौर में, 2-3 दफ़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के वक्त से ही, जब चीफ मिनिस्टर थे तब से वो इसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्लियर होता जा रहा है कि इलेक्शन में जो इनका मुकाबला होगा ये इन दोनों बड़ी जमातों का आपस में हो रहा होगा। पीटीआई से इनको बज़ाहिर इस वक्त को खतरा जो है वो लग नहीं रहा, वो फील नहीं कर रही। तो इट इज़ एन आइडियल टाइम कि पीपल्स पार्टी और PMLN ये एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो साइन करे। और जो चीज़ें आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सियासी, जब तक जमातें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी, यानी जब भी इस मुल्क में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो तमाम अपोजिशन जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो जाती है, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी अपोजिशन हो। जब भी यहाँ पे बात होगी ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है सर, इसकी कोई थोड़ी सी वजाहत दे दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये लोग कहते तो रहते हैं, लेकिन इनफैक्ट व्हाट एक्चुअली दे मीन बाय इससे? उसका मतलब ये है, क्या मतलब है? मेरे नजदीक उसका मतलब ये है कि मुआशरत पे सियासत ना की जाए। यानी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि कोई भी हुकूमत में आए उसको लेने हैं, लाजमी लेने हैं। तो बजाय इस पे कि दूसरी गवर्नमेंट जो है वो उस पे अपोजिशन जो है वो उसको पोलिटिसाइज करना शुरू कर दे और अनड्यू क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, जैसे जो कल वाला बजट है, अगर वो उस तरह से अमेंड ना होता तो ये IMF के पाकिस्तान के मुफाद के ज्यादा खिलाफ जाता। अब अगर आज इस पे कोई भी जमात जो है वो महंगाई मुकाओ मार्च शुरू कर दे तो जाहिर है कि आपने एक इशू पे पॉलिटिक्स की, जैसे कि माजी में भी हमने देखा कि जब PTI ने इस तरह के कुछ स्टेप लिए थे तो PMLN और PDM ने एक सियासी स्कोरिंग ना करें, बल्कि वो सिर्फ उसके ऊपर फरमाइएगा कि डार साहब ने जो है वो इस पे आज भी फरमाया कि जनाब इसका जो बराह रास्त असर है वो गरीब आदमी पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। जितने हमारे वज़ीर ख़जाना होते हैं, हर वज़ीर जो है वो जब असम्बली में तकरीर करता है तो यही करता है कि जो जितने टैक्स हैं उनका असर बराह रास्त गरीब आदमी पे नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता हमेशा उसी गरीब आदमी पे है, सफ़ेद पोश पे, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इतने टैक्स लगा दें, सैलरी स्ट्रक्चर पे टैक्स बढ़ा दें और आप फिर ये कहें कि इसका बोझ उस पर नहीं पड़ेगा? देखिए, आप वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट जो होती है उसको हमेशा साबिक वज़राए ख़जाना की स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर कर लिया करें और फिर आप एक एवरेज लिया करें कि कितना। तो दोनों तरफ से जाहिर है एग्जैजरेशन हो रही होती है। ये कहना है कि बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा भी एग्जैजरेशन है, और ये कहना है कि हर कोई जो है वो लुट गया, मर गया, खुदा न खास्ता, ये भी एक एग्जैजरेशन है। तो आप जब भी आपको इस तरह की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ हाउस में मिले तो आप मौजूदा वज़ीर ख़जाना कोई भी हो और जो साबिक वज़राए ख़जाना है उनकी स्टेटमेंट्स को कंपैरिजन जरूर किया करें। लेकिन वो तो सेम ही लगती है हमें। सब यही कहते हैं, सब तो यही कह रहे होते हैं कि नहीं होगा, लेकिन जो अपोजिशन में होते हैं, वज़ीर ख़जाना इस वक्त अपोजिशन में बैठा होता है ना साबिक, तो वो ज़ाहिर है वो ये कहता है कि नहीं इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मसला ये ना इस वक्त तो ऑपोजिशन भी नहीं है, मजे की बात ये है। तो लेकिन ये फरमा दें सुलैरी साहब के जो IMF का पैकेज अगर आ भी जाए, मिल भी जाए, उससे क्या इस बात की आपको यकीनी कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि मईशत हमारी बहाल हो जाएगी और फिर हम सही डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, मईशत का पहिया चल पड़ेगा? देखिए, इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डॉलर के इनफ्लो को मेंटेन करना है। IMF का अगर ये एक ट्रांच आ जाती है और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होता है तो कुछ रकम जेनेवा प्लेजेस की आ जाएगी, जो वर्ल्ड बैंक, ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तकरीबन $8.5 बिलियन प्लेजेस हैं। सारे तो नहीं आएंगे लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएंगे। वो पूरा एक साल से फरवरी से अभी तक रुके हुए हैं कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं।
इसी तरह से वो जो एक राइस प्रोजेक्ट है जो कि इसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के हैं, तो मुख्तलिफ मल्टीलैटरल डोनर्स के डॉलर फ्लो जो है जब वो आना शुरू हो जाएगा तो जो इस वक्त होल्डिंग है डॉलर की और पैनिक बाइंग ये खत्म हो जाएगी। इस वक्त तो अभी तक पैनिक बाइंग चल रही है, तो लोगों ने अपनी वाइट मनी जो है वो डॉलर खरीद के ब्लैक से और उसको लॉकर्स में रख के ब्लैक कर ली है। सारी इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त डॉलर्स में हो रही है। जो भी जिसके पास भी कुछ रकम है, सरमाया है, तो वो या सोना खरीद रहा है या डॉलर खरीद रहा है। अब अगर डॉलर का इनफ्लो बेहतर होता है, पाकिस्तान में डॉलर की फ्राहमी थोड़ी सी यकीनी होती है, तो आप देखेंगे कि ये जो एक रैट रेस चल गई डॉलर खरीदने के लिए, इसमें कमी आएगी और डॉलर की वैल्यू स्टेबल, यानी मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कम से कम एक रेंज इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी जो एक हम देख रहे हैं इस वक्त। उसी के साथ फिर आप अपनी इम्पोर्ट जो है उसको अनेबल कर सकेंगे ना। अभी तो एलसी पे पाबंदी है जो कि परसों रात ही उठाई गई थर्सडे को, तो वो डॉलर का अगर फ्लो चलता रहेगा तो तभी इम्पोर्ट आएगी। इम्पोर्ट आएगी तो आपकी बाकी चीजें शुरू होंगी, रॉ मटेरियल जो है वो आना शुरू होगा, आपके ऑटोमोबाइल चलनी शुरू होगी, आपकी एक्सपोर्ट के लिए भी और कंजम्पशन के लिए भी, लोकल कंजम्पशन के लिए भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि जब तक उनके इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्ट नहीं हो रहे होंगे तब तक वो कारोबार जिंदगी नहीं चल रहा। तो कम से कम इम्पोर्ट शुरू हो जाने से एक जो सर्कल ऑफ इकोनॉमी है, वो साइकिल ऑफ इकोनॉमी वो बेहतर हो जाएगा, वो चलना शुरू कर देगा। और महंगाई की क्या सूरत हाल रहेगी उसके लिए हमें फिर आगे यही देखना पड़ेगा, महंगाई रहेगी इन एनी केस? जी महंगाई तो जाहिर है कि वी आर इन फॉर इट कपल ऑफ इयर्स, तो ये तो नहीं हो सकता कि ये ओवरनाइट खत्म हो, इसका असर तो अभी चलेगा। अभी तो जो सुनारी साहब, इसका मतलब है कि आने वाली हुकूमत जो है वो भी तनकीद के लिए, तशन्नुह के लिए तैयार रहे। क्रिटिसिज्म तो बहुत होगा क्योंकि आने वाली हुकूमत जो भी होगी उस पर तो ज़्यादा बोझ होगा और वो ज़्यादा हार्ड फाइनेंशियल कंडीशंस सिचुएशन से मिल रहे होंगे। जी, तो इसीलिए तो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत जो है, कोई भी आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, यही पॉलिसीज लेके चलना है, तो उनको इस वक्त तमाम मेजर सियासी जमातों के साथ ये एग्री कर लेना चाहिए कि इन पॉलिसीज को जो है वो रिवर्स नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल चीजों पे एग्री कर लेना। सुलारी साहब, आपका कहना है सादा लफ्जों में ये है कि हमारा हाल वही होने जा रहा है कि जो गरीब आदमी, एक मजदूर गया था नजूमी के पास, तो उसने उसे अपना हाथ दिखाया और उसने कहा भाई अगले 2 साल तुम्हारे बड़े मुश्किल हैं। तो उसने क्या, उसके बाद मेरे हालात सुधर जाएंगे? उसने कहा नहीं, फिर तो वह आदी हो जाएगा। हम भी आदी हो जाएंगे। ठीक है आबिद इस्लाही साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, आबिद इस्लाही साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, लेकिन मैं एक लास्ट कमेंट ले लूँ ज़रा इमरान साहब से और फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी। इमरान साहब, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब तो रेजिग्नेशन का मुतालबा करें इसहाक डार साहब से, लेकिन अगर इसहाक डार साहब IMF से डील भी नहीं करा सके, वो भी शहबाज शरीफ को जाकर करनी पड़ी, तो फिर बड़ा जायज़ मुतालबा नहीं है? देखिए, मुतालबा जायज़ या नाजायज़ तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस पे ज़रूर ये चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से जब अपोजिशन मुतालबा करती थी कि आप रिज़ाइन कर दें, तो उन्होंने रिज़ाइन किया था। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ देखें, जब कई दफ़ा हुआ है नहीं, उनसे स्पेसिफिकली उनकी हुकूमत में उनके वज़रा से, वो तो हर ऑपोजिशन ही कर रही है शाह महमूद कुरैशी में उनकी, क्योंकि उस वक्त भी वो हुकूमत में अहम ओहदे पे थे, वजीर खारजा थे और सब मामला थे। तो मतलब ये कि जब ये एक फैशन है, यहाँ लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, भले मुल्क का जो मर्जी फैसले अच्छे कर रहा है गलत कर रहा है। देखिए, मुहज्जब मुल्कों में तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मुहज्जब मुल्कों में ये मुतालबा करना नहीं पड़ता, वहाँ पे चले जाते हैं, स्टेप डाउन कर जाते हैं। यहाँ पे अलमिया ये है कि आप मुतालबा कोई कर भी ले तो आप डीठ और बेशरम बन के बैठे रहते हैं, वो मानते नहीं है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जाएगा। दो छोटी छोटी खबरें हैं, ज़रूर उनके ऊपर कमेंट ले लूँ मैं। पाकिस्तान में फंसे हज़ारों अफगान शहरियों को मुल्क वापस जाने की इजाज़त दे दी गई है, तो क्या गैर कानूनी मुहाजिरीन की तादाद में कमी पाकिस्तान में देखने में आएगी? क्या रुकावटें थी जो इससे पहले थी और अब नहीं हैं? इस पर बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आप इसमें बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं सर। क्या पहले कोई कानूनी रुकावटें थी? अफगानिस्तान वाले वापस, अफगान मुहाजिरीन वापस नहीं जा सकते थे, जो अब कोई दूर हो गया काम? जी सर। मेरा ख्याल में वो कुछ बॉर्डर सिचुएशंस एक दोनों ममालिक की आपस में थी
और बहुत सारे अब क्योंकि अफगान जो महाजरीन हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहे हैं। अब उनकी तो दो नस्लें यहाँ पे जवान हो गई हैं। अब वो वापस जाएं, कैसे वहाँ पे सेटल हों, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप एक मुल्क में रह रहे हो, वहाँ पे पैदा हो, वहाँ पे पले बढ़े, तो फिर रिवर्ट बैक किसी और मुल्क में जाना है, वहाँ पे निज़ाम अपना है, सख्त है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं है, कारोबार भी वैसा नहीं है। तो ये सूरत हाल थी। अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान ने बहुत अरसा अपना जो है वो संभाला भी है, और ये काफ़ी थैंकलेस जॉब होती है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि वो कोई भी उससे खुश नहीं होता। तो अब ये मामला किसी नहज पे जा रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे पले हैं, बड़े हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, जो वो तो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो वहाँ पे जाएंगे तो कैसे सेटल होंगे। तो ये मामलात वहाँ पे इशू तो होगा। ठीक, इमरान साहब आप समझते हैं ये अच्छा फैसला है और इस सिलसिले को और आसान बनाना चाहिए? समीना देखें, बात सीधी सी है। मेरे नज़दीक तो पहली बात है, मुझे आपका जो पहला फ़िक्रा था या जो ख़बर का पहला फ़िक्रा है कि फंसे हुए अफगान, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। अभी जो सब बात कह रहे थे, जो लोग यहाँ पे उस वक्त से मौजूद हैं, पहली बात ये फंस तो हम गए फिर। हाँ, फंसा तो पाकिस्तान। देखिए, आपके लाखों महाजरीन आए, आपने बाहें खोल के उन्हें अपने अंदर समोया, और उसके बाद दुनिया में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से आपने अफगान महाजरीन को सपोर्ट किया उस वक्त। क्योंकि अमेरिका बहादुर का भी अपना मफाद था, आपके पास फंडिंग आ रही थी, उनके लिए कंबल, उनके लिए खुराक, उनके लिए खैमे, यानी आपने उन्हें बड़ा VIP रखा और उस तरीके में उनको हर चीज़ भी दी, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। उसमें बहुत से लोगों ने जो तकसीम कार पे थे, उन्होंने अपनी भी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई, खुद भी बहुत कुछ उस गंगा में हाथ धोए, लेकिन बाहर उनको सहूलतें वहाँ पे पूरी दी। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? आपको मंशियात मिली, आपको असला मिला, आपको इस तरह के मामला जो हैं वो उनका भी सामना करना पड़ा, दहशतगर्दी मिली। हाँ जी। तो मामला ये सारा कि वो यहाँ फंसे नहीं हुए, उन्होंने आप जाके पाकिस्तान की किसी मार्केट में देख लें, किसी होलसेल मार्केट में देख लें, इस वक्त आपको वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद एक अफ़गान शहरियों की मिलेगी जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अगर पाकिस्तानियों को यह हक़ हासिल है कि वो दुबई जाएँ, यूरोप जाएँ, अमेरिका जाएँ और वहाँ पे जाके सेटल हों, तो कारोबार करें, तो फिर अफ़गानियों को भी हक़ है कि वो यहाँ आके करें। लेकिन ये कहना है कि वो यहाँ फंसे हुए हैं और ये इससे मेरा चलिए। और लास्टली ज़रा मैं इंटरनेशनल सिनेरियो से भी ये खबर, जो रूस का मामला है उसमें जनाब जो वेगनर हैं उनके सरबराह ने रूस छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी, और जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया इसमें। तो ये रूस में जो खाना जंगी का खदशा था, जो ये बगावत सी हुई थी, बागी ग्रुप, अब इससे सेटलमेंट हो गई है? प्राइवेट मलेशिया जो थी ना, असल में उनका मामला था, लेकिन मुझे ये लगता है कि मामला किसी हद तक हल हो गया। देखिए, वहाँ शायद वो बगावत उस तरह से कामयाब तो ना होती, लेकिन खून रेजी बहुत होनी थी। तो ये जो मामला है वो उसमें कमी आ गई है, और वो अब लगता है मेरे ख्याल में बेलारूस ही जाएंगे, क्योंकि उनके जो सरबराह उन्होंने उसमें। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर थी, इस पे भी कोई इफेक्ट होएगा? वो भी ख़त्म होगी इस सारी सूरत हाल के बाद? नहीं, वो तो अभी ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। इनफैक्ट रशिया जो है वो अब इस म्यूटनी को किल करने के बाद तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो मज़ीद ताकत के साथ आएंगे, और आई थिंक अभी वो दोबारा। लेकिन एंटनी ब्लिंकन ने तो कहा है कि ये पुतिन का जो इक़्तिदार है वो भी हिल गया। लड़ी थी पुतिन का इक़्तिदार भी, रशियन आर्मी के साथ ही लड़के कर रहे थे। अब दोबारा कीव की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सिचुएशन जो है ये जितनी जल्दी सेटल हो दुनिया के लिए भी बेहतर है, क्योंकि दुनिया भर को जो है प्रॉब्लम है इस वॉर से, और इस वॉर ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया है खासकर लोग जो दुनिया का कारोबार चलाते। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।